नमस्कार। अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां संस्कार और परिवार के चक्रव्यूह में पड़कर अपने सपनों की डोर को छोड़ देती हैं, लेकिन खुशनुमा माहौल तो तब बन जाता है कि शादी के पहले पिता, भाई और माता जब उस डोर को संभाल लेते हैं और शादी के बाद तो पति की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन बच्चियों को आज के समाज में दोहरा कंपटीशन देना पड़ता है। नंबर 1 अपना करियर, नंबर 2 उनको समाज से और जो संस्कार उनको दिए रहते हैं परिवार से, सबसे लड़ना पड़ता है। हमारे साथ इस समय है अयोध्या की बिटिया ने एक बार फिर कमाल किया है। पिछली साल जो है विदुषी ने IAS टॉप किया था, अब की बार निधि शुक्ला ने भी UPPCL टॉप किया है। बच्ची की 8वीं रैंक है और सेकंड पोजीशन गर्ल्स में टॉप किया है। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा अयोध्या दर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी जी जी। जी लोग पारिवारिक परिवेश आपका जानना चाहेंगे। जी सर, मेरी शुरुआत की जो पढ़ाई है वो छत्तीसगढ़ से हुई थी, क्योंकि मेरे पिताजी की वहाँ पर नौकरी थी। लेकिन जब मैं कक्षा 10वीं में थी तो उनका देहांत हो गया था। उसके बाद हमें सारा कुछ छोड़ करके फिर अयोध्या आना पड़ा, हमारे पैतृक गांव में। और फिर बाकी की पढ़ाई मेरी 12वीं की और उसके बाद मैंने BA किया था, MA किया है सर। तो वो सारी यही राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से संपन्न हुई है सर। जी। एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैंने एजुकेशनल में BA नॉर्मल ग्रेजुएशन में 12th किया था यहाँ से अनिल सरस्वती विद्या मंदिर साकेत फैज़ाबाद से। उसके बाद सर मैंने BA किया हुआ है, उसमें मेरे 3 सब्जेक्ट थे, प्राचीन इतिहास था, अंग्रेजी था और समाजशास्त्र था सर। फिर मैंने मास्टर्स किया है, तो मास्टर्स मेरा समाजशास्त्र से हुआ है सर, जो कि लास्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है। ये जो आपका फैमिली का बैकग्राउंड लोग जानना चाहेंगे। जी। हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो शिक्षक है और मेरे जीजा जी भी शिक्षक ही हैं। और मेरी बीच वाली दीदी हैं, वो छत्तीसगढ़ में क्लर्क के पोस्ट पर हैं। और मेरे बीच वाले जीजा जी, उनका अपना बिजनेस है। और मेरी मम्मी है, हम और मम्मी साथ रहते हैं यहाँ पे। जी, अपनी बड़ी दीदी के साथ और जीजा जी के साथ। मोटिवेशन एडमिनिस्ट्रेशन में जाने कहला पहला टीचिंग आपकी बड़ी सिस्टर भी टीचिंग में थी, जीजा जी भी टीचिंग में थे, तो आपको कहाँ से मिला कि प्रशासनिक सेवाओं में हम जाएं? सर देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली का तो हमेशा से ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा करे। और चूंकि संसाधन बहुत ही लिमिटेड थे तो उसमें आपके पास 2 ही 3 ऑप्शन बचते हैं। और मेरे पिताजी का सपना था कि मैं कुछ सबसे बेहतर करूं, सबसे ऊपर उठ के दिखाऊं, जैसे एक सूरज चमकता है। तो बस उसी को मैंने अपने जहन में उतार लिया और फिर तब से लग गई। और आप आज का दिन है सर कि अच्छी रैंक से सर मैंने ये तो हो रहा होगा, पापा जी के सामने नहीं दिखा पाई आप? नहीं, लेकिन इतना पता है सर कि जहाँ पे भी हैं वो बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उनके बिना मेरा एक कदम चलना मुश्किल था इस पूरे। बहुत संघर्ष आपने झेला है जीवन में। एक गर्ल्स होने के नाते आपको संघर्ष करना पड़ा होगा। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको इस मुकाम तक पहुंचने में? सर लड़की होने के नाते देखिए, सबसे बड़ी तो सामाजिक ही बाउंड्रीज होती हैं। आपको हर चीज़ों में तौला जाता है कि आप बाहर पढ़ रहे हो तो आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही लगा होता है। फिर रिजल्ट हर साल रिजल्ट आता है तो लोग 10 पूछने आते हैं कि हुआ नहीं हुआ। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा जो सपोर्ट सिस्टम था वो मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, दोनों दीदी, दोनों जीजा जी, इन लोगों ने मतलब मेरे एक दोस्त का काम किया, मेरी फैमिली का काम किया और एक अच्छा माहौल दिया मुझे। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? जी सर, ये मेरा था 3रा अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने लास्ट 2021 में दिया था, उसमें हुआ नहीं था। 2022 में सर मेरा पहला इंटरव्यू था और सर अब ये 2023 में मेरा 3रा इंटरव्यू है। ये बताइए कि जो पहला आपने इंटरव्यू फेस किया था, जी, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई थी कि जो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? सर और आपका सिलेक्शन इस पार उस पार नहीं हो पाया, कुल मिला के ऐसा भी नहीं था कि रैंक कम आई हो, आपका हुआ नहीं और इकट्ठा आपने उसके बाद तुरंत अपने में चेंज ला लिया। तो कौन सी ऐसी बड़ी आपके अंदर गलती कुछ रही होगी जिसको आप याद करती हो, उसी को आपने रिमूव किया? जी सर, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसने मतलब मेरी कॉपीज़ चेक करी, चेतन जोशी नाम है उसका। तो उसने मुझे बताया कि जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ सर, तो हिंदी का इसमें एक पेपर होता है 150 नंबर का। तो सर उसमें मेरे नंबर काफ़ी कम थे। फिर दूसरा मेरा ऐसे में नंबर कम थे। तो सर इन दोनों सब्जेक्ट पर मैंने बहुत फोकस किया। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो फाइनली मेरे को इस सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ाने में हेल्प किए सर। मीडियम का कितना आपका रोल होता है आपके एकेडमिक्स में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में मीडियम का कितना आप रोल मानती हैं? मुझे लगता है कि एक्सीलेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप
मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा बैरियर कम है, लेकिन आपको ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए। आज के टाइम पे रिसोर्सेज ज़्यादा इंग्लिश में अवेलेबल हैं, इसलिए इंग्लिश को लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और होता सर दोनों ही मीडियम के बच्चों का है, लेकिन ये है कि आप किस में बेहतर कितना अच्छा कर पा रहे हैं। हिंदी ने परेशान किया आपको? थोड़ा सा सर लेकिन इस बार मैंने उसको परेशान कर दिया। नहीं, आपने उसको परेशान कर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। ये बताइए, तैयारी कब से शुरू कर जाना चाहिए जब सिविल के क्षेत्र में आना? बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज के समय में पद धीरे धीरे बहुत सीमित होते जा रहे हैं, इसलिए पहले से अलर्ट होना पड़ता है। कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, तैयारी करने का पहली बात तो आपको समझना होगा कि आपका उस पर्टिकुलर एरिया में आपका रुझान है या नहीं, क्योंकि बिना रुझान के आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। आप एक दिन मोटिवेट 12th फेल देख के हो सकते हैं, लेकिन आप पूरे साल भर नहीं रह सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप उस तरीके के, आपका व्यक्तित्व नहीं है कि जो इन सारी चीज़ों को झेल सकता है, मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, सक्सेस, फेलियर्स, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहली बात तो शुरुआत करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर जो करना भी चाहता है तो आपको सबसे शुरुआत करना चाहिए एनसीईआरटी से, बिकॉज वो बुक्स जो होती हैं वो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप एनसीईआरटीज इतनी ईजी हैं कि आप उनको पढ़ सकते हैं, तो ओवरऑल आप शुरुआत कर सकते हैं ग्रेजुएशन। एनसीईआरटी की बात आ गई थी, अभी एक प्रश्न आया था बीच में, वो भी मैं कर दूं। एक बच्चा हमारे साथ बैठा था, तो एनसीईआरटी में 6 से लेकर जो है 12 तक एनसीईआरटी है, और सबको पढ़ना संभव नहीं। अगर सब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ईजी है, कुछ टफ है, थोड़ा और टफ है, तो कोई एक बता दीजिए कि जो कि अपने में पूर्ण हो। जी, देखिए, पहले तो हम लोग को बेसिक समझना होगा कि एनसीईआरटीज पढ़ने को क्यों बोला जाता है। देखिए, हर कोई बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़ी, बट पढ़ना क्यों है? वो एक 6th 7th 8th क्लास के बच्चे के दिमाग के हिसाब से बनाई बुक्स हैं, तो वो इतनी ईजी लैंग्वेज में है कि आप बहुत अच्छे से समझ सकें, एक बेसिक ढांचा बन सके आपका। तो मेरे हिसाब से आप 9th और 10th की एनसीईआरटीज स्किप कर सकते हैं। 11th की आप ज्योग्राफी की करिए, हिस्ट्री की करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको 6 to 8 तक में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, वो तीनों आपको बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। जी, कोचिंग की इंपॉर्टेंस क्या मानती हैं? ऑफलाइन, ऑनलाइन, आपकी लाइफ में कोचिंग का क्या रोल रहा? सर, कोचिंग देखिए, जैसे जब आप बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस होते हो तो कोचिंग एक डायरेक्शन जरूर देती है, लेकिन वो आपको ना सिर्फ एक सरफेस पे बता के छोड़ देगी। जैसे होता है कि आपको गोताखोर की तरह डुबकी आपको ही लगानी पड़ेगी, तो वो डुबकी लगाने के लिए आपके अंदर खुद की विल पावर होनी चाहिए। सर, पढ़ने में कैसे रही आप पहले? सर, पढ़ने में मतलब ठीक था मेरे क्लास 10th की टॉपर थी अपने। अच्छा। जी, क्लास 10th में मेरे 91.2% थे, फिर क्लास 12th में मेरे 82.2% थे। तो सर, इस तरीके से पढ़ने में मेरा हमेशा ही मन लगा रहा है। आपने कद मीडियम तो इंग्लिश रहा, आपका कौन रहा? साइंस साइड रहा, आर्ट साइड रहा? नहीं, मेरा साइंस साइड था, बायो था मेरा। जी, ये तो सबके लिए बातें मैंने की आपकी, ये जो पेरेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, आपका समाज भी इंक्लूडेड है। लेकिन अब प्योर कंप्यूटर के लिए मैं बात करूंगा, जो आपके छोटे भाई अभी तैयारी कर रहे होंगे, छोटी बहनें, या बड़े जो दुर्भाग्यवश नहीं हो पाए सिलेक्शन, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों की आपने अलग अलग बताइए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी? जी, देखिए, ये तीनों एग्ज़ाम जो ना बहुत इंटीग्रेटेड मैनर में होते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि यू हैव टू बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के पहले आपको मेंस रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि उन 2.5 महीनों में आपके पास टाइम पढ़ने का नहीं, लिखने का टाइम होता है। तो प्रीलिम्स के लिए जो मेरे सोर्सेज थे, तो पहला तो मैंने करंट अफेयर पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीलिम्स में मतलब 30 to 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके करंट अफेयर से होते हैं, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं ना कि वो बहुत कम फोकस देते हैं करंट अफेयर्स में, और इससे होता है कि लास्ट में उनके जो होने वाले क्वेश्चन होते हैं वो मिस आउट हो जाते हैं। दूसरा, मैंने ल्यूसेंट की बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसके सारे जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी के जो एरियाज़ हैं उनको मैंने अच्छे से पढ़ा। दूसरा, मैंने रिविज़न पे बहुत फोकस किया था, मतलब मैं ट्राई करती थी कि मेरे एक वीक में कम से कम एटलीस्ट एक बुक के 5 से 6 रिवीजन हो जाएं, सो कि मतलब वो मेरे को रिकॉल करने में इजी रहे। तो सर, ये प्रीलिम्स के लिए 2 चीज़ें। तीसरा है आपके मॉक टेस्ट हो गया, एमसीक्यूज लगाना। अब जैसे मैंने घटनाक्रम एक आता है, उसके सर मैंने एमसीक्यूज लगाए थे करंट अफेयर्स के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। बच्चों को काफ़ी कम पता है, इसलिए शायद वो उतना फोकस नहीं करते उस चीज़ पे, लेकिन ये जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज होते हैं ये आपको थोड़ा सा रिवर्स मेमोराइज करने में इजी होते हैं। तो सर, ये प्रीलिम्स के लिए हो गया कि आपको पहली बात तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा करना है। दूसरा, आपको जो बुक्स हैं बहुत कम पढ़िए, लेकिन बहुत बार पढ़िए, और घटना चक्र के एमसीक्यूज लगाने। अगर सर मैं मेंस में आती हूँ तो मैंने मेंस के सारे शॉर्ट नोट्स बना रखे थे कि जब मुझे कभी देखना हुआ कोई टॉपिक तो मैं फट से पलट के, वो आपसे 150 से 250 वर्ड के ही आंसर मांगते हैं, वो आपसे बिल्कुल एक थ्योरी और थीसिस नहीं मांगते कि आप पूरा लिख के दीजिए। तो आपको भी उसी पे ध्यान देना है कि जैसे ही आपको किसी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वुमेन एम्पावरमेंट है, तो महिला सशक्तिकरण में आपको बस पता होना चाहिए कि 250 शब्दों में कॉजेस क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है, बस। तो ये आपको पूरा का पूरा एक आंसर तैयार करके रखना होता है अपने नोट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पेपर में सर।
अच्छा, ये हो गया प्री, हो गया मेंस, हो गया। लेकिन अब जीएस का रोल थोड़ा बढ़ गया है। पहले जब तक वैकल्पिक विषय हुआ करता था तब थोड़ा जीएस का रोल बहुत कम होता था, लोगों के सब्जेक्ट पे पकड़ हो जाती थी तो जीएस को सेकेंडरी होता था। लेकिन अब जीएस अब शुरू से ही बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें आज के प्रतियोगी छात्र जो भी इंटर हाई ग्रेजुएशन में हैं, कहाँ से शुरुआत करें उसकी? जी, देखिए जनरल स्टडीज़ हम इसको कहते हैं, तो आप इसको जनरली जानिए। तो सबसे पहले आप जनरली स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? न्यूज़पेपर से, क्योंकि वो आपके एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। आपको पढ़ना है कि रोज़ क्या हो रहा है सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी में। तो धीरे धीरे जब आपको न्यूज़पेपर से नॉलेज मिलेगी तब आप उसको अपनी बुक्स में रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। जैसे आपने क्लाइमेट चेंज आज पढ़ा न्यूज़ में, अब कल आपके सिलेबस या क्लास में वही पढ़ाया जा रहा है, तो आप बहुत अच्छे से इंटरलिंक कर सकते हैं। तो जनरल स्टडीज़ का मतलब है जनरल अवेयरनेस। आप जितना अवेयर रहेंगे उतना आप इंटीग्रेटेड और अच्छे से पढ़ सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंटरव्यू जो आपने तैयारी की थी उसके लिए कोई स्पेशल आपने मॉक टेस्ट कोई कोचिंग वगैरह की थी? जी सर, मैंने मॉक इंटरव्यू किया था, मतलब 2-3 कोचिंग के दिए थे। तो सर उसमें तो फीडबैक अच्छा ही आया था और लास्ट ईयर भी इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिले थे मुझे। तो मतलब इंटरव्यू का इतना टेंशन नहीं था, बस था कि मेंस में अच्छे नंबर मिले हों, क्योंकि हिंदी और ऐसे फिर इस बार डर लग रहा था। एक क्वेश्चन जरूर होगा जिसने आपको थोड़ा असहज किया होगा, परेशान किया होगा, आपको लगा होगा कि इसको हमें जवाब देने में थोड़ी दिक्कत आ रही। कौन सा प्रश्न था वो? हाँ जी सर, उन्होंने मतलब मुझसे पूछा था कि आपको एसडीएम ही क्यों चाहिए और कोई छोटी पोस्ट क्यों नहीं, मतलब तो मैंने कहा कि सोशल सर्विस के लिए। तो उन्होंने कहा आप सोशल सर्विस तो सब में कर सकती हैं, समाज सेवा तो ऑब्वियसली पब्लिक सर्विस की एक बेसिक बुनियाद है, उस पर काम करती है वो। तो सर उस पर फिर मैंने थोड़ा सा घुमा के आंसर दिया था, तो फिर वो मतलब एग्री हो गए थे कि अब वैकल्पिक विषय हट चुका है। जो पुराने कंपटीटर थे, पहले से तैयारी 4-6 साल से करते आ रहे हैं, उनको एकाएक ट्रेंड उनको चेंज करना पड़ा अपना, पिछली साल से जब से हट गया। तो क्या आपको लगता है वैकल्पिक विषय हटने से क्या प्रभाव आपकी निगाह में पड़ता है? आपको लगता है क्या इसका फर्क पड़ा? हाँ, देखिए वैकल्पिक विषय जब तक था तब तक ये था कि जो यूपी के बच्चे थे वो और बच्चों के उसमें एज नहीं पाते थे, उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट होते थे, चाहे वो एमपी का हो, उड़ीसा का हो, किसी भी अदर स्टेट का हो। अब क्या हो गया कि आप यहाँ पे यूपी को बेहतर जान सकते हैं। जैसे जब मैंने अपनी तैयारी की तो पेपर 5 पेपर 6 मैंने खुद यूपी को बहुत करीब से देखा, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके सोल्यूशंस और इवन की गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। तो ज़्यादा आप क्लोजली जितना अपने स्टेट को देखेंगे आप उतना अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर पाएंगे। तो ये इंक्लूड करना बहुत अच्छा ऑप्शन था। चौथा पेपर एक इथिक्स का होता है आपके यहाँ। इथिक्स थोड़ा लोग बड़ा हवा मानते हैं उसको, उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा सामग्री भी नहीं, वो आपको सीधे आपके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे पहले से जो है आपके अंदर वो स्टीम देखी जाती है। तो आप बताइए उसकी तैयारी कैसे की आपने? हाँ, देखिए एथिक्स का जो पेपर होता है, देखिए पहली बात तो आपको उसको अपने अंदर खुद ही लाना होगा, क्योंकि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको वो चीज़ आपके व्यक्तित्व में झलकनी चाहिए। जैसे जब मैं इंटरव्यू देने गई तो वो मेरे पर्सनैलिटी से समझ पाए थे कि ऑनेस्ट है बंदा, नहीं है, इसको ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक पर्टिकुलरली 1 या 1.5 लाइन में पता हो कि उसकी डेफिनेशन क्या है और आपको उसके एग्जांपल्स। मैंने इस बार एथिक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स याद किए थे, क्योंकि एथिक्स में आपको जब तक आप एग्जांपल नहीं दोगे तब तक आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हो। और दूसरा है कि टॉपिक वाइज लीजिए सिलेबस को पूरा मैप करते करते और उसका एक नोट्स बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स। जी, ये बताइए कि एक बड़ा सतहा सा सवाल है, लेकिन जानना सब चाहते हैं और सब कहते हैं इसका कोई मतलब को सलूशन भी देते रहते हैं कि कै घंटा आप पढ़ते थे। इस सवाल को मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी आपसे प्रश्न करूँगा, क्योंकि डिजिटल गैजेट्स इस समय आ गए हैं और डिजिटल गैजेट्स होने से जो टाइम मैनेजमेंट है थोड़ा दिक्कत आ रही है लोगों के अंदर। पहले जो सिस्टम मेरे यहाँ था उसको डिजिटल ने बहुत डिस्टर्ब किया है। तो आपका रूटीन क्या था? मेरा रूटीन जो था, देखिए पहली बात तो मैं सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे हूँ नहीं। मेरा मतलब एक तरीके की प्रतिज्ञा थी, आप दूध ही पी गई सीधे। मेरी प्रतिज्ञा थी कि जिस दिन होगा हम उसी दिन अपना अकाउंट खोलेंगे। तो ये वाला था। लेकिन व्हाट्सएप टेलीग्राम थे, थोड़ा हेल्प उनसे मिली भी थी, कनेक्ट रहने में ठीक लगता था, कुछ जो अच्छे स्टूडेंट्स उनके साथ। और सर टाइम अगर बात करें शुरुआत की तो मैं मॉर्निंग पर्सन थी। मैं सुबह मतलब 6 से 6:30 के बीच में उठना, उसके बाद उठते ही अपना ब्रश व्रश करके मॉर्निंग रूटीन फॉलो करके पढ़ने बैठना और 2 से 2.5 घंटे के मेरे एक स्लॉट्स होते थे, उस पर मैं स्टडीज़ करती थी। और घंटे की बात करें तो मुझे लगता है कि आप एक इंसान हैं, आप कोई मशीन नहीं कि आपको सेट कर दीजिए कि आप 8 घंटे पढ़ के बैठ के उठ जाएंगे। तो वो आपको समझना होगा कि आपका एक एवरेज कितना निकलता है। अगर आप वीक में 6 आवर पढ़ रहे हैं, कभी 8 आवर्स हो जा रहा है, कभी 4 आवर्स ही हो रहा है, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज आपको अपना पूरे दिन का जो मैक्सिमम टाइम है वो आपको स्टडीज़ में देना पड़ेगा। कौन सा सेक्टर पसंदीदा है आपको? क्या करना चाहेंगे आप? देखिए एसडीएम बन गई आप, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना ज़रूरी है आपके। लेकिन बहुत से ऐसे मैंने देखा एप्लीकेंट हैं कि अच्छी पोस्ट पाने के बाद अपना पसंदीदा में जाना चाहते हैं, जहां उनको पसंद हो। आप कौन सा सेक्टर आपके लिए है जो सबसे पसंदीदा है आपके लिए?
मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे महिला सशक्तिकरण पे मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगी। जी जी। क्योंकि मतलब मैंने पर्सनली बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं बीइंग अ वुमेन, तो मुझे लगता है शायद मैं उनकी प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट करूँ। और दूसरा जो वल्नरेबल सेक्शन है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। जी। और एसडीएम के साथ साथ दरोगा का भी रोल करेंगी आप? जो भी नीडी होगा उसकी हेल्प। अच्छा। चलिए, ये आपके लिए एक क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ। एक प्रश्न है रुचि। रुचि की जो बात आती है तो आदमी फ्री हो जाता है, उसके मन में एक रिलैक्स की छवि आ जाती है सीधे। तो आपका इंटरेस्ट पढ़ाई से अलावा कहाँ पे है? पढ़ाई से तो हट के मुझे लगता है मुझे योगा करना बहुत पसंद है। मतलब सुबह के योगा, मेडिटेशन और एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो वही मेरी हॉबीज़ में। और स्पोर्ट्स में अगर कहा जाए तो बैडमिंटन खेलना मुझे अच्छा लगता है। मतलब जो चीज़ आपने कहा उसके लिए मेरे पास कोई वो नहीं, थोड़ा परफॉर्म कीजिए। अगर आप कहीं म्यूजिक कहे होती, अगर आप कहीं कविता की बात की होती तो कहता भैया तो सुना दीजिए आप। लेकिन जो चीज़ आपने चुना कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे, क्योंकि अंतिम सवाल है जो आज के कंपटीटर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लान बी, आज का जो कंपटीशन है, सबको नौकरी नहीं मिलेंगे, सब एसडीएम नहीं बनेंगे, तमन्ना बहुत लोग पाल के बैठते हैं। उनके लिए क्या सलाह है कि जो एक टारगेट बना के चलते हैं फिदाइन की तरह, जैसे साहब वो एक बने वो तो कौन सर थे पढ़ाते हैं हिंदी वाले, उन्होंने कहा फिदाइन की तरह काम न कीजिए, पढ़िए। तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगी जो एकदम कहते हैं बनेंगे तो आईएसआई बनेंगे तो पीसीएस ही बनेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं बनेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज का कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है। लेकिन आपको मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आज के टाइम पे ये नहीं कि आप 12 घंटे बैठ के उठ रहे हैं तभी आप पढ़ रहे हैं। आप कैसे भी पढ़िए, लेकिन आप अपने दिमाग को उतने एक्टिव मोड में रखिए कि आप जो भी नॉलेज ले रहे हैं वो आप वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे इम्पोज कर सकें। क्योंकि लोग आजकल नॉलेज गैदरिंग में तो लगे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वो उसको वहाँ पर फ्रूटफुली नहीं लिख पाते हैं या कर पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये कि आप अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करिए, उसको भी एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो भी इंसान की तरह होता है। तो आप उनको ऐसा दिमाग को ऐसा करिए कि भाई इतने बजे उठना है, इतना करना है तो करना है, अपने टारगेट्स कंप्लीट करिए। और डेफिनेटली होता है, अगर मतलब मेरा हुआ है जो बहुत ही वैसे बैकग्राउंड से थी, तो सबका हो सकता है फिर। जी। नहीं तो प्लान बी लेके नहीं चलना चाहिए आज के समय में? नहीं, प्लान भी ऑब्वियसली होना चाहिए। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था प्रिपरेशन के टाइम पे कि नॉर्मल बीए ग्रेजुएट है तो क्या होगा, क्योंकि और जो मेरे फ्रेंड्स हैं सब प्राइवेट सेक्टर में चले गए, सबकी जॉब लग गई, तो ऑब्वियसली एक फैक्टर तो होता ही है प्लान बी का, और होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। जी। निश्चित रूप से। आप ये बताइए कि अब तो टॉप पोस्ट आप पा गई, एसडीएफ बन गई, अब तो यूपी पीसीएस आपको देना ही नहीं। जी। अब दे सकती हैं तो आईएएस दे सकती हैं, तो क्या आगे आईएएस के लिए आप चांस लेंगी अपना? जी सर, बिल्कुल। अभी मैंने उसमें एक ही अटेम्प्ट दिया, तो अभी मेरे 5 अटेम्प्ट्स उसमें बचे हुए हैं। 5 अटेम्प्ट्स हैं जी। तो सर अभी मैं इस साल का दूंगी वो पेपर। अभी बस जो भी समय है मैं उसको बहुत अच्छे से यूज़ करके, और मैं इस बार का पेपर आईएएस का भी दूंगी सर। ठीक। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ती जाओ। देखिए फोटो खिंचाने का मौका हमको भी मिल गया, आगे आपकी प्रोफाइल चेंज हो गई। ढेर सारी शुभकामनाएं। मम्मी से बात करेंगे हम थोड़ा सा, क्योंकि आज के समय में पेरेंट्स का भी कंपटीशन है। असली कंपटीशन इनका होता है जो बूस्टअप करते हैं, क्योंकि अंदर से चूंकि ये भी दोहरी लड़ाई लड़ते हैं। एक आपको ढाढ़स भी बताना है, और दूसरी ये भी है कि इनको समाज भी देखना है कि बिटिया बड़ी हो रही है, अभी और भी दबाव आने जा रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार इतनी खुशी मिली है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों सर्विस में, मतलब दोनों सर्विस में थे। ये आखिरी लड़की है, लेकिन ये तो पूरा सिर ही ऊंचा कर दी, इतना गदगद कर दी कि इतना तो हम उम्मीद भी नहीं कौन सा आपको टीस है? कहीं तकलीफ कुछ हो रही होगी आपको? कोई टीस है आपके मन में? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो रही सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और इनने तो पूरा हमारे खानदान का, ये नात रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं बना एसडीएम जो आज ये कर दिखाएं। इनके पापा नहीं थे, इस बात से बहुत दुख, इस बात का बहुत दुख है। लेकिन अब क्या करें सर, जहाँ भी होंगे वो आशीर्वाद दे रहे होंगे। मैं टीस उसी की बात कर रहा था। कहीं कहीं एक कितना भी आदमी कामयाब हो जाए, रिक्तता अगर नहीं हुई तो व्यक्ति नहीं होता है, टीस जरूर रहेगी। चलिए, आप चूँकि माता जी भावुक हो गई हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे आपसे। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ती जाओ। धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद।